चुनावी माहौल में एकदम गर्माहट आ गई है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, चुनाव में गर्माहट भी उसी गति से बढ़ रही है। हमारे 2 फेज के चुनाव पूरे सवाब पर हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये 2 चरण के चुनाव धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसी के साथ जो हमारे लोकप्रिय नेताजी हैं, उन पर भी हमलों की तादाद बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि अभी सिवाल खास मुजफ्फरनगर आपके अलीगढ़ पर काफी संघर्ष देखने को मिला। 2 दिन पहले छिजारसी टोल टैक्स पर हमारे सांसद अवैसी साहब पर भी गोलीबारी हुई। उसी घटना को लेकर आज दिन भर पार्लियामेंट में शोर शराबा होता रहा, हंगामा होता रहा। नेता सुरक्षा की मांग को लेकर काफी चिंतित दिखे। इसी मुद्दे पर हमने आज डिबेट रखा है। इस डिबेट में हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे लोकप्रिय नेताजी पर हमले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आखिर इनके पीछे है कौन, इन हमलों से किसको फायदा होने जा रहा है। चुनाव माहौल में इसका लाभ कौन सी पार्टी को मिलने की उम्मीद है, कौन इसका नुकसान उठाने जा रहा है। इसी डिबेट में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शाकिर अमरोही। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज लीडर का स्पेशल कार्यक्रम चुनावी सफरनामा। इस चुनावी सफरनामे में आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ कराता हूं और फिर डिबेट के इशू पर आगे चर्चा करते हैं। भाजपा की महिला नेता हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं, आशु अग्रवाल साहिबा। उनके बगल में तशरीफ फरमा है भाई शाहनवाज कुरैशी साहब उर्फ अंदाज अमरोवी, बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और काफी दानिश्वर भाई रामोतार सिंह हमारे साथ हैं। ये तीनों लोग अपने अपने व्यू इस टॉपिक पर रखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा उस परिदृश्य पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, क्योंकि कल की घटना जो सांसद अवैसी साहब से जुड़ी है और आज दिन भर पार्लियामेंट पर शोर शराबा होता रहा। सभी पार्टियों के नेता उस पर चिंतित दिखे, लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान खींचने की तवज्जो नहीं दे रहा कि आखिर नेताओं पर हमले क्यों हो रहे हैं। और वह भी चुनावी सफर में, जो चुनावी यहाँ यात्रा शुरू हो गई है, इस यात्रा में लगातार हमले बढ़ रहे हैं, नेताओं का विरोध हो रहा है। बात समझ में आती है कि बहुत सारी नाराजगी उन नेताओं से हो सकती है जो अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि थे और उन्होंने काम नहीं कराया। लोगों की नाराजगी हो सकती है, या कुछ लोग जैसे किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों की नाराजगी हो सकती है। लेकिन जानलेवा हमला यह एक लोकतंत्र के लिए बहुत घातक दिखाई पड़ रहा है। क्या यह घटना किसी पार्टी, किसी ग्रुप द्वारा प्रायोजित है ताकि क्षणिक लाभ हम चुनाव में ले लें? अगर ऐसी घटना है तो कौन इसके पीछे हो सकता है और इसका लाभ किसे होने जा रहा है? इसी आधार भाई शाहनवाज कुरैशी साहब के पास चलता हूं। यह एक शिक्षाविद हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, रचना धर्मिता में उनका अपना कोई मुकाबला नहीं है। भाई शाहनवाज कुरैशी साहब से देखते हैं कि वह क्या महसूस करते हैं कि इस टॉपिक पर आखिर कौन लोग हैं जो हमारे लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए चलते हैं भाई शाहनवाज कुरैशी साहब के साथ। शुक्रिया डॉक्टर शाकिर साहब। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो प्रधानी के चुनाव हो, विधायिका के चुनाव हो, कोई से भी चुनाव हो, उसमें हिंसा और अहिंसा दोनों ही पक्ष पेश आते हैं, और अहिंसा भी रहती है, हिंसा भी रहती है। लेकिन ये
इलेक्शन चल रहा है, जैसा आपने कहा कि सर्दी के मौसम में भरपूर गर्माहट है, तो ये गर्माहट चुनाव की, लोकतंत्र के इस चुनावी उत्सव की भी सही मानों में एक पहचान है कि हमारा लोकतंत्र जिंदा है और लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए ललायित हैं कि वो अपना पक्ष रखें, वोट की ताकत को इस्तेमाल करें। जो आपने विषय उठाया कि ये हमले क्यों हो रहे हैं, देखिए लोकतंत्र है, हर इंसान को अपना पक्ष रखने का पूरा हक है। वो किसी के ऊपर अपने कलम के ज़रिए, नारों के ज़रिए इस तरह करता है, लेकिन जब किसी नेता के ऊपर जानलेवा हमला हो तो ये बहुत ही घातक है। ये संविधान के भी विरुद्ध है, इंसानियत के भी विरुद्ध है और सही मानों में ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है। ओवैसी साहब पर हमला हुआ और भी बहुत से नेताओं पे हमले हुए। ओवैसी साहब की जो स्पीच उन्होंने संसद में दी है, वो स्पीच अगर कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति सुनेगा तो निश्चित तौर पर वो यकीनन ये कहेगा, क्योंकि उनके एक जुमला ही सब के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि मुझे जेड कैटेगरी की सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं ए कैटेगरी का नागरिक बनना चाहता हूँ, ए क्लास नागरिक बनना चाहता हूँ और ए क्लास सुरक्षा सारे नागरिकों को मिलना चाहिए। अब बताइए, इस साइड में मेरे बसपा के बैठे में हैं, इधर भाजपा के बैठे में हैं और मैं किसी भी राजनीतिक दल का सामान्य सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन ना इस बात का ये विरोध करेंगे, ना ये विरोध करेंगे और ना ही आप विरोध करेंगे कि सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा हम सब लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जब किसी नेता पर हमला होता है तो उसका फायदा नेता को मिलता है, निश्चित तौर पे पार्टी को मिलता है और वो सहानुभूति वोट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आज का जो युवा है, वोटर है, वो अधिकतर पढ़ा लिखा हो गया है। 50% लगभग 18 साल के जो वोटर हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, तो वो जानते हैं। लेकिन इसी दौरान ये आवाज़ें भी उठी और आवाज़ें उठ रही हैं क्या कि ये इस तरह के हमले फर्जी हैं। लेकिन ओवैसी साहब ने एक ये बात भी मांग की, फ़ौरन ही मांग की, हमले के फ़ौरन बाद, कि इसकी इलेक्शन कमीशन जांच कराए। अब जो नेता जांच की मांग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यह हमला फर्जी नहीं है, प्रायोजिक नहीं है और इलेक्शन कमीशन इसको साबित करे कि ये हमला किस तरह का है। और दूसरे लोगों पे भी अगर हमले हो रहे हैं तो वो निंदनीय हैं और उसकी घोर निंदा करनी चाहिए। हम सब उसकी, ये पूरा पैनल मेरे ख्याल में इसकी निंदा करेगा। अमरोहा के इलेक्शन के संदर्भ में एक बार इशरत अली अंसारी साहब इलेक्शन में थे, गवर्नमेंट कॉलेज की फील्ड में बहुत बड़ी रैली थी और अचानक ये खबर पहुंची कि उनके ऊपर हमला हुआ है और उनका अंगूठा या उंगली भी उसमें ख़राब हो गई थी और लास्ट टाइम तक उनकी वो इसी तरह रहे। तो फौरन पूरे शहर में एक सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी थी कि नेता के ऊपर हमला हुआ और ये हमले के पीछे कौन लोग हैं इसका पता लगाया जाए और ये सारी चीज़ें। तो इसका फ़ायदा किसी न किसी रूप में उस पार्टी को पहुंचता है। इंदिरा जी पर जब हमला हुआ तो कांग्रेस के फेवर में वो वोट गया था, सहानुभूति वोट में कन्वर्ट हो गया था। राजीव जी पर की जब हत्या की गई तो उसका भी कन्वर्ट हुआ, तो उसका किसी न किसी रूप में पार्टी के लोगों को और उसके वोटर्स को फ़ायदा पहुंचता है उस हमले का। लेकिन हमले की जांच की उन्होंने मांग की है ओवैसी साहब ने, और जो एक मांग जो जेड कैटेगरी की, उन्होंने सुरक्षा को नकार के और उन्होंने कहा कि मुझे घुटन भरी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहता हूं और मैं ए क्लास कैटेगरी की सुरक्षा चाहता हूं और वो हर नागरिक को चाहता हूं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और अगर कोई और भी उठाए तो उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। बस मैं अपनी बात को इसी अपने ही एक शेर से समाप्त करना चाहूँगा
कि फैली है इस जहान में नफरत इधर उधर, फैली है इस जहान में नफरत इधर उधर, आओ चलो बिखेरें मोहब्बत इधर उधर। तो मोहब्बत की ज़रूरत है, मोहब्बत हम सब लोग फैलाएं। और नेता आते रहते हैं, जाते रहती हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन हमारा भारत हमेशा ऐसे ही रहे, खुशहाल रहे, आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद शाहनवाज साहब। जैसा कि आपने बताया अभी कि सद्भाव बना रहना चाहिए, लेकिन सद्भाव को तो हमारा संविधान भी कहता है, देश का हर नागरिक चाहता है, जो सच्चा अपने वतन से, देश से प्यार करता है, सब लोग चाहते हैं। लेकिन फिर वहीं पर वही ढाक के तीन पात के नेताओं पर हमले क्यों? अगर सद्भावना तो नेता भी चाहते हैं, संवैधानिक आधार पर तो वह भी जुड़े हैं और नेता हमारा नेतृत्व करते हैं। ऐसे में उन पर हमले इस चुनावी माहौल को गर्म कर रहे हैं। कारण क्या है? क्यों हो रहे हैं हमले? उनकी हेट स्पीच से हो रहे हैं, उनके किसी अमल से हो रहे हैं। कोई पार्टी इसके हमलों के पीछे प्रायोजन में यह देखती है कि उनके वोटों को गोलबंदी होगी, सहानुभूति मिलेगी, और अगर ऐसा है तो पूरी हमारी सुरक्षा व्यवस्था, देश का कानून, सबको उसके खतरों से क्यों खिलवा रहे हैं? हमारे देश के नागरिकों को तनाव में क्यों ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं, भय का माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं? ताकि इस दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए? हमारी कानून व्यवस्था को जो चुनौती मिली हुई है, कानून व्यवस्था की इस चुनौती को कैसे निपटा जाए, इसी व्यू को जानने के लिए हम चलते हैं भाई रामअवतार सिंह जी के पास, जो बसपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं और एक बड़े अच्छे दानिश्वर हैं, बहुत सूझबूझ के इंसान हैं। चलते हैं उनके पास और देखते हैं उनका व्यू। सबसे पहले डॉक्टर साकिर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रश्न है कि नेताओं पर हमले क्यों हो रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोकतंत्र के अंदर रह करके अपनी लड़ाई लड़ते हैं, लोकतंत्र, लेकिन आज क्या है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि सन 2014 से मंच की धज्जियां जिस तरह से उड़ रही हैं, पहले क्या था, एक पार्टी का व्यक्ति दूसरी पार्टी का विरोध बड़ी शालीनता के साथ करता था, लेकिन आज मंचों पर गालियां गलौज हो रही हैं, तो बड़े सोचने की बात है। हमको एक दूसरे का विरोध करना चाहिए, जम के विरोध करना चाहिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए, लेकिन हमें अपने प्रतिद्वंदी को अगर उसका विरोध करना है हमें, तो शालीनता से करें, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम लोगों को 40 से 45 किलोमीटर की रेंज में ही रहना होता है। ऐसा भी ना हो कि हम एक दूसरे के सामने आएं और एक दूसरे को बहुत ही हीन दृष्टि से देखें, वह भी अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है और उसका निर्णय जनता करती है। जिस तरह से आज देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के विधायकों पर लगातार जनता आक्रोशित है, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से उनको बाहर निकाल रही है और सीधा सीधा उनको कह रही है कि भाई आप जो थे 5 साल तक कहाँ थे। रसोई गैस, खास तौर से गृहिणियाँ जो हैं बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि जो रसोई गैस 350-400 रुपये की मिलती थी, आज वो 900-950 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। परेशान हैं। जो दाल 60-70 रुपये मिलती थी, आज 120-150 रुपये मिल रही है। सरसों का तेल 60-70 रुपये मिलता था, आज 150 से 200 रुपये मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो गृहिणी परेशान है, इतनी महंगाई हो गई है, उसी का जो खामियाजा है, जो गांव में नेताओं का विरोध हो रहा है, खास तौर से जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनका विरोध है। और मैं ये मानता हूं कि लैंड ऑर्डर के नाम पर अगर कोई सरकार
काम करती है लैंड ऑर्डर का, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार करती है। आपने देखा होगा जिस तरह से अयोध्या का फैसला बीएसपी की 2007 वाली सरकार में आया था, और आपको जानकारी है कि कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी कहीं छोटा दंगा भी कहीं नहीं हुआ था, यानी मैं तो यही कहूँगा कि किसी एक व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई थी। दूसरे, ना ही आपने देखा होगा उससे पहले चुनाव में, बहुत चुनाव आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, कहीं किसी पार्टी के नेताओं को कभी जनता ने गांव से बाहर नहीं किया, अपने मोहल्ले से बाहर नहीं किया, जिस तरह से आज देखने को मिल रहा है। और अगर अपनी बात हम अगर सही बात रखने की कोशिश करते हैं तो सीधा सीधा हम देशद्रोही कहलाते हैं। जनता किस तरह से गांव से सत्ता पक्ष के लोगों को बाहर निकाल रही है, आप समझते हैं कि उनकी नाराजगी जाहिर है, क्योंकि जिस विश्वास के साथ उन्होंने इनको वोट किए थे, कहीं खरे नहीं उतरे। बजाय किसान की आय दुगनी करने के, व्यापारी की आय दुगनी करने के, उनकी आय खत्म कर दी, नौकरियां छीन ली। बस यही विरोध है, यही लोगों में गुस्सा है। मैं तो समझता हूं कि यही सब गुस्सा अपना जनता उतार रही है। धन्यवाद। धन्यवाद राम अवतार जी, आपने अपना व्यू रखा। अब मैं इससे पहले आशु अग्रवाल साहिबा के पास चलूं, जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बड़ी नेता हैं और आजकल कैंपेनिंग में लग रही हैं। उनका व्यू भी जानते हैं कि आखिर इन हमलों के पीछे कारण क्या हैं, क्यों हो रहे हैं। आखिर आक्रोश है जनता का, हेट स्पीच है, ये जनता का जो ध्यान इन हमलों पर पहुंचा है, या जो इस देश का इंटेलेक्चुअल जमात है उसका ध्यान पहुंचा है कि कानून व्यवस्था को चुनौती पेश हो रही है। और इस चुनाव में ये कोई स्ट्रेटेजी है किसी की, या ये अटेंडम हो गया, जैसे उसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया और उससे पता लगा, पूरे देश को पुलिस के माध्यम से पता लगा है कि वो हेट स्पीच से जो क्षुब्ध होकर उन युवकों ने उन पर हमला किया। इससे पहले भी कुछ नेताओं के जो हेट स्पीच आई हैं, सोचा जा सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर ये नेता इस हेट स्पीच देते ही क्यों हैं? क्यों समाज को बांटने का काम करते हैं? ऐसा कारनामा, ऐसा कृत्य क्यों करते हैं जिससे लोग क्षुब्ध होते हैं? और क्या ये दबंगता का कोई आधार है? दबंगता का अभिप्राय क्या इन घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है कि जो आउट ऑफ वे जाकर नेता काम करते हैं? इससे समाज को कितना नुकसान हो रहा है, या चुनाव में किसको फायदा हो रहा है, इसे जानने के लिए हम चलते हैं जो हमारे आज यहाँ पर भागीदारी में हैं, मोहतरमा आशु अग्रवाल साहिबा। जानते हैं उनका व्यू। धन्यवाद डॉक्टर शाकिर साहब। आपने कहा कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और चुनावी माहौल बहुत गर्म है, तो ये बात तो हम भी महसूस करते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और चुनावी माहौल को गर्म भी हम लोग कर रहे हैं। तो उसके पीछे वजह है क्योंकि चुनाव बनता ही तब है जब तक कि उसमें गर्मी ना आए तो इलेक्शन बनता ही नहीं है। तो भाई वो तो गर्मी लानी पड़ेगी ना इलेक्शन को बनाने के लिए। लेकिन जहाँ तक मैं हमलों की बात करती हूँ तो मुझे लगता है, और मतलब ये बात सच है कि ओवैसी साहब के ऊपर जो हमला हुआ है वो सुनियोजित था। और आप अभी खुद भी इस बात को मानते हैं कि एक लड़का, एक युवक उनकी हेट स्पीच से इतना ज़्यादा क्षुब्ध हुआ कि उसने उन पर हमला किया। हो सकता है वो उन्हीं का आदमी हो। और ओवैसी साहब की जो मैंने गाड़ी देखी थी तो उस पर 2 छेद के निशान थे, मतलब 2 गोलियां लगी थी। जब 2 गोलियां लगी और जो उनके जो छेद थे वो गोलियों के वो पैरों की तरफ थे, तो पैरों पे गोली क्यों नहीं लगी भाई? 2 गोली उनकी गाड़ी पे लगी, 2 छेद उनकी गाड़ी में हमने देखे, तो वो गोली पैरों पे क्यों नहीं लगी? वो खाली क्यों निकल गई? ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि अगर कोई गाड़ी मतलब गोली लगी है तो वो पैरों पे ना लगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ उनके निशान है गोली के, ये मैंने खुद देखे हैं।
तो इससे ये जाहिर होता है कि हमला सुनियोजित था और उन्होंने पब्लिक का सहानुभूति बटोरने की कोशिश करी, क्योंकि यूपी में उनका कोई यहाँ पर कोई वजूद नहीं है और वैसे की पार्टी का कोई वजूद यूपी में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी कुछ सीटें निकालने के लिए, और अभी कुछ दिन पहले मैंने उनकी एक न्यूज़ में भी उनका मतलब डिबेट देखी थी, तब भी उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि मेरा अभी यूपी में बहुत ज़्यादा, मैं अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को माना था कि मेरा अभी यूपी में कोई बहुत ज़्यादा, मेरी पार्टी यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं है। तो मतलब तो फिर उनको खुद पता था कि मेरे यहाँ से उम्मीदवार नहीं जीत पाएंगे और यहाँ पर कोई मेरी पार्टी का कोई यहाँ पे सिलसिला दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने खुद जानबूझकर ऐसा किया कि ताकि मुझे एक सहानुभूति मिले और मेरे जो थोड़े बहुत जो वोट हैं वो मुझे मिल जाए, वरना तो उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी जमानत ही जब्त हो जाएगी। तो ये एक हमला सुनियोजित था। और अभी शाहनवाज भाई ने इस बात को माना कि जब कोई हमले होते हैं तो उससे उस पार्टी को सहानुभूति मिलती है और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा वो लोग लेते हैं। तो ये इसी से खुद ही वो मतलब मान रहे हैं कि भाई हमला इसीलिए हुआ क्योंकि उनको सहानुभूति बटोरनी थी और थोड़ा बहुत अपना वोट बनाने थे, तो इसलिए हमला हुआ। क्योंकि जो भाजपा के शासन में तो ये लूट मार, ये भय सब खत्म ही हो गया, कहीं कोई मतलब ऐसा कोई लगता ही नहीं, अब झगड़े होने बंद हो गए लोगों में। तो ये तो सुनियोजित किया उन्होंने कि झगड़ा हो और हमें मतलब मिले, क्योंकि भयमुक्त शासन हमारा चल रहा है, बीजेपी की सरकार इतनी बढ़िया चल रही है और जितनी महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, तो वो तो किसी हमने आज तक दिगर पार्टी में देखी ही नहीं, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहीं और मतलब हम लोग बराबर अपने उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हमने तो कभी ऐसे भयमुक्त शासन देखा ही नहीं। और मतलब जितना यहाँ पर यूपी में काम हुए हैं और जितने यहाँ पे विकास हुआ है, और मतलब कोरोना काल में, वरना अगर यहाँ पे अगर कोई दिगर पार्टी की यहाँ पे सरकार होती, बसपा की या सपा की सरकार होती, तो मैं तो सोचती हूँ कि आधा हिंदुस्तान ख़त्म हो गया होता, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान ख़त्म हो गया होता। क्योंकि माने मोदी जी ने, माने योगी जी ने जिस तरह कोरोना को एक सुनियोजित ढंग से उसको काम करने का काम किया, लोगों को बचाने का काम किया, लोगों के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल, लोगों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराई, खाना उपलब्ध करावा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो अभी कहा कि भाई सड़क पर लोग जा रहे थे तो उनको भी खाना सड़क पर ही खिलाया गया। ये रामवतार भाई सब इस बात को खुद मानते हैं कि लोग जा रहे थे सड़क पर तो उनको खुद खाना दिया। तो ये सब हमारे लोगों ने काम किया, बीजेपी के लोगों ने काम किया, उन तक खाना पहुंचाने का काम किया। तो कोरोना में जितनी मदद बीजेपी की सरकार में ही माने योगी जी ने की, उनके कार्यकर्ताओं ने की, हम सब ने की, उतना तो मुझे लगता कोई कार्यकर्ता कर ही नहीं सकता था काम। तो विकास कहाँ नहीं हुआ। और जहाँ तक मैं विकास की बात करती हूँ तो जितना विकास इस सरकार में हुआ है किसी सरकार में हुआ नहीं। आप कहीं चले जाइए, अब पहले यहाँ से आप दिल्ली जाते थे तो 4-5 घंटे आपको दिल्ली पहुँचने में लगते थे, अब आप देखिए 2 घंटे में आप दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो कितनी बढ़िया सड़कें बन गई कि गाड़ी आपकी कहीं रुकती ही नहीं है। विकास कहाँ नहीं हुआ। आप किसी भी हाईवे पर चले जाइए, हर जगह सड़कें बन रही हैं, हर जगह पुल बन रहे हैं। तो विकास तो बराबर हो रहा है। पब्लिक को उन्होंने देखे आपको मतलब फ्री राशन बांटने का काम किया। अगर कोई गरीब परिवार है जो राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, वो किसी एक बिरादरी या किसी एक वर्ग को नहीं मिल रहा, वो सभी जाति के लोगों को मिल रहा है। तो बीजेपी तो जो काम करते हैं वो सारी जातों बिरादरी के लिए काम कर रही है। उनका मकसद ये नहीं है कि हम सब मतलब कि मतलब इसी वर्ग को हमें सहायता करनी है, दूसरे वर्ग की सहायता नहीं करनी है, या हमें इसी जाति के लोगों को भोजन देना है, या इसी जाति के लोगों को अनाज देना है, या राशन देना है, या चावल देने हैं, दाल देनी है, या तेल देना है, तो वो सभी जाति के लोगों को मिल रहा है। अगर आवास मिल रहे हैं तो वो सभी जाति के लोगों को मिल रहे हैं। तो बताइए शासन कहाँ नहीं है, किसके साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हो रहा। जो एक सरकार एक शासन सुविधा देता है वो सारी लोगों के लिए है सुविधा, वो सारी पब्लिक के लिए सुविधा है। बताइए आप कहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मतलब इन लोगों को आवास दिया और इन लोगों को आवास नहीं दिया। आप एक ऐसी शिकायत बताइए। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जितना फ़ायदा बाकी और बिरादरी ने लिया है इतना बीजेपी के लोग वो ले ही नहीं पाए। इतना काम उन लोगों ने किया है, तो मतलब कोई दूसरी सरकार आती तो मुझे नहीं लगता कि वो सब ये कर पाती, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और ये जो हमले हैं, और मुझे लगता है कि ये जो आप बता रहे हो कि मतलब बीजेपी के ऊपर हमला हुआ, तो ये जो हमारे यहाँ के जो गुंडा पार्टी है वही लोग ये लोग दंगे कराते हैं, और ये वही लोग जानबूझ के वहाँ पे अराजक तत्व हैं तो वही जानबूझ के सत्ता पार्टी के लोगों पर हमले कराते हैं ताकि पार्टी की इमेज खराब हो। ये सिर्फ गुंडा पार्टी का काम है, बाकी किसी को ऐसे हमले नहीं हुए। कोई ऐसी हमला समझ में नहीं आया कि किसी विधायक पर हमला हुआ हो या किसी को गांव से भगा दिया गया हो। ये सब एक मीडिया की बनी बनाई सोच है, बने बनाए लोगों की एक साजिश है, जो लोग इस तरह को भड़काने का और ये लोगों में फैलाने का, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार में तो सभी लोग खुश हैं, सभी के बराबर काम हो रहे हैं। आप ये बताइए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, ईमानदार से काम होता है,
पहले आप सपा की सरकार में चले जाइए, बसपा की सरकार को देख लीजिए, नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे, ट्रांसफर कराने के नाम पर पैसे, और अगर काम नहीं हुआ तो वो पैसे भी वापस नहीं मिलते थे। और बसपा में तो टिकट के नाम पर भी पैसे, बसपा में तो टिकट भी बहन जी मतलब पैसे लेकर टिकट देती है। तो मतलब क्या है ये सब क्या है? सब कुछ पैसे से ही काम होगा, ट्रांसफर पैसे से ही होते थे, नौकरी पैसे से लगती थी, और नौकरी नहीं भी लगी तो बेचारों के पैसे वापस नहीं मिलते थे। अभी भी अखबारों में आती है कि बसपा की सरकार में कि मतलब पैसे ले लिए, वो बेचारे आज तक मुकदमे कर रहे हैं, तो मतलब पैसे वापसी नहीं मिलते थे। तो ये तो सब मतलब जितना भ्रष्टाचार बाकी पार्टियों में था, तो उसमें भाजपा में तो 1% भी नहीं है। ईमानदारी से मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, उनके सारे मंत्री काम करते हैं। बताइए कहाँ पर आपको भ्रष्टाचार नजर आता है? कहाँ पर आपको भ्रष्टाचार नजर आता है कि पैसे देकर काम किया, या किसी मतलब मंत्री ने पैसे लेकर काम करा? आप एक आरोप किसी मंत्री के ऊपर लगा लीजिए, या आप एक आरोप माने अपने हमारे योगी जी पर लगा लीजिए, या एक आरोप आप माने मोदी जी पर लगा लीजिए कि कोई कितनी बढ़िया सरकार चल रही है। पैसे का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है, और जो सुविधा है वो सबको मिल रही है, सारी दिगर बिरादरी के लोगों को मिल रही है, किसी एक बिरादरी के लिए काम नहीं हो रहा है। जो विकास है वो सबके लिए विकास हो रहा है, जो सुविधा है वो सबको मिल रही है। तो बताइए दिक्कत क्या है, कमी क्या है? ये सब विरोधी पार्टियों की साजिश है, हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उसी के लिए ये सब लोग अपने आप बनी बनाई ये साजिशें रचते हैं, अपना आप ये लोग दंगे कराते हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। बाकी और कहीं कोई विरोध नहीं है, ये विरोधियों की चाल है ताकि हमारा मोरल डाउन हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है और इस बार बम्पर सीटों से हम लोग जीत कर दिखाएंगे। और बाकी तो आप खुद समझदार हैं, अब आने वाले 10 तारीख को आप लोग सब लोग देख ही लेंगे कि क्या इलेक्शन का रिजल्ट आता है। तो बस इतना ही मैं कह सकती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आशु, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखा। मैं एक प्रश्न ये यहाँ पर खड़ा होता है कि भयमुक्त समाज का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि दंगा करने वाले लोग जो हैं अब यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। जब यहाँ बवाली बचे ही नहीं तो फिर नेताओं पर हमले करने वाले कौन हैं? कहाँ से आ गए ये? जब आपके सरकार में सब दंगाई यहाँ से भाग गए तो उत्तर प्रदेश को छोड़ चुके हैं सारे दंगाई बवाली, तो ये हमले कहाँ से हो रहे हैं? गोली चल रही है नेताओं पर, गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, सिवाल खास विधानसभा पर, मुजफ्फरनगर पर, अलीगढ़ पर, कानपुर पर, और अभी ये जो अवैसी साहब की चर्चा कर रहे हैं ये यहाँ पर, ये कहाँ से आ गए ये दंगाई? इसका मतलब है कि दंगाई थे या दंगाई फिर आ गए या ये प्रायोजित है। जैसा आप लोग भी इस पर कर रहे हैं कि भाई ये सुनियोजित हो सकता है, प्रायोजित हो सकता है। सुनियोजित तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमला कभी सुनियोजित नहीं होता, प्रायोजित ही हो सकता है ना, क्योंकि दंगा किसी को गोली मारना सुनियोजित में नहीं आता, सुनियोजन में नहीं आ सकता, वो प्रायोजन में आ सकता है कि वो अपने एक उद्देश्य को हासिल करने के लिए आदमी प्रायोजित कोई काम को करे। खैर, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपसे रामोतार जी जो बसपा के हैं, चूंकि बहन जी पर काफ़ी क्वेश्चन खड़े किए आशु जी ने, तो अगर आप चाहें कुछ जवाब देना तो दें, लेकिन आप जो है अपनी गाइडलाइन का पालन रखेंगे। ठीक है? मैंने कहा था, जिस तरह से मैंने कहा था कि लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले और भूखे मर गए, प्यासे मर गए, मैडम ने कहा मेरी बात में मिलाते मिलाते मैडम ने ये कहा कि लोगों को खाना बांटा गया। मैं कह रहा था उसके पलट, मैं कह रहा था कि हजारों किलोमीटर जो लोग पैदल गए उनमें भूखे मर गए, कोरोना से कोई नहीं मरा। दूसरी बात, मैडम ये कह रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में या सपा की सरकार में बहुत दंगे हुए, बहुत फसाद हुए। मैं पहले कह चुका हूं कि जो अयोध्या का फैसला था उससे बड़ा फैसला कोई देश का हो नहीं सकता, और उसमें भी पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था रही विकास की बात, तो विकास के नाम पर कहने की आवश्यकता नहीं है। एक गृहिणी से पूछ लीजिए घर में जाकर के उसकी रसोई का कितना विकास हो गया है पूरे देश का। वो जब चावल बनते हैं तो एक चावल से पता लग जाता है देख करके चावल बने हैं नहीं बने हैं। उसी तरह से एक गृहिणी से मात्र पूछ लीजिए कि उसकी रसोई का विकास। भाई रावतार जी, उनका क्वेश्चन ये नहीं है कि विकास नहीं हुआ, उनका क्वेश्चन ये है कि बहन मायावती जी के पीरियड का जो शासन था उसमें पैसे लेकर टिकट तक देती थी और उसमें विकृतियां थी। उनका क्वेश्चन ये, उसका जवाब आप दीजिए। उस पर मैं ये कहूंगा, उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय बहन जी खुद कहती हैं कि जो
बहुजन समाज पार्टी है वो गरीब और मजलूमों की पार्टी है। और जो माननीय बहन जी पार्टी का खर्चा चलाती हैं वो खुद कहती है कि मैं अपने वर्कर के पैसे से पार्टी चलाती हूँ। क्योंकि बहन जी वो खुद कहती है कि किसी धन्ना सेठ से या किसी पूंजीपति से वो बहन जी पैसा लेकर के सरकार नहीं चलाती। हाँ, तो बहन जी जो हैं अपने कार्यकर्ता के दम पर, कार्यकर्ता के बल पर, कार्यकर्ता के पैसे पर ही पार्टी को आगे चलाती हैं और उनके निर्णय भी कार्यकर्ताओं के, जनता के हित में होते हैं। आपने देखा होगा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस तरह से एक अधिकारी छोटे से छोटे कार्यकर्ता या छोटे से छोटे जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसकी बात सुनने का काम करते हैं, तो सुशासन की सरकार या लैंड ऑर्डर की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा किसी भी सरकार का लैंड ऑर्डर अच्छा नहीं रहता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कहती है कि अगर लैंड ऑर्डर अगर किसी सरकार में रहता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। धन्यवाद रामोतार जी। हमने काफ़ी सवाल एक दूसरे के क्रॉस किए और एक दूसरे के क्रॉसिंग में कई बिंदु ऐसे उभरे कि शायद इन हमलों के पीछे असंतोष जरूर है। वो असंतोष की वजह से ये सब घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें इन क्वेश्चनों को जो इस वीडियो के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से खड़े हुए हैं, जो पूरा देश दुनिया देख रहा है इस वीडियो को, क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चनों पर हम चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। स्टूडियो में आए अपने सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुक्रिया भी करता हूं कि आप लोगों ने इस डिबेट में हिस्सा लिया। अब हम मिलेंगे अगले नए किसी कंटेंट के साथ, किसी इशू के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सुपर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।